हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई पे। आज हम करेंगे अपना चैप्टर साइबर एथिक्स और ये हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान सा है। इसमें ये होता है भाई कि कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए, हमारी डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए वायरसेस से बेसिकली हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आज हमारे कंप्यूटर की दुनिया में छा रहे हैं। हैकिंग, फिजिंग और उसके बाद ईमेल स्पूफिंग, ये सब चीज़ों से हमें कैसे बचना चाहिए, ठीक है? तो वो सब बेसिक बेसिक सी चीज़ है इसमें। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। और ये जो नोट्स हैं, ये मैंने लिए हैं ओसवाल बुक से। इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, सो फॉलो कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। कम से कम टाइम में फुल चैप्टर की गारंटी मेरे हाथ में है, ठीक है? ओके। पहले हमें देखना है कि भाई ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स मतलब जो भी बाइंग एंड सेलिंग है, वो आती है कंप्यूटर के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर बेसिकली, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है बाय द कस्टमर्स एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है? ये होती है ई कॉमर्स। मतलब कि हम कोई भी बिजनेस अपना ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट की मदद से। और इसको हम ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। ये जितनी भी पार्टीज आती हैं, चाहे सेलर की साइड से फिर बायर की साइड से, उन सब की प्रिवेसी की प्रोटेक्शन रखती है ट्रेडिंग में, ठीक है? और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, और ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ई कॉमर्स में। जैसे कि ई कॉमर्स में हमारे बहुत सारे साइट्स हैं, लाइक आपका सबसे फेमस अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, पर्पल हो गया, है ना? कितनी सारी चीज़ें। ओके, होती है ई-कॉमर्स। अब फ्रॉड क्या होता है भई, बोलते हैं ना ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को फ़ॉल्स तरीके से रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को आप फ़ॉल्स तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हो कि सामने वाले को तो लगता है कि हाँ भई ये जेन्युइन है, पर आप उसको फ़ॉल्स तरीके से रिप्रेज़ेंट करवा रहे हो किसी अपने खुद के फ़ायदे के चक्कर में, तो वो होता है फ्रॉड। फ्रॉड हो सकता है क्रेडिट कार्ड का, रिफंड का, कार टेस्टिंग का, फ्रेंडली फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, ट्रायंगुलेशन फ्रॉड हो सकता है, किसी भी तरीके का फ्रॉड हो सकता है ना? सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, तो उसमें सिक्योरिटी बहुत मेन रोल प्ले करती है। कस्टमर जो है किसी भी बिज़नेस से, ई-बिज़नेस से अपना भरोसा खो सकता है अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया ऑनलाइन, है ना? फ्रॉड हो गया। इसलिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता अगर आपका ई-बिज़नेस है तो। एन्क्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके मैसेजेस को सीक्रेट रखती है, कोडेड फॉर्म में रखती है, ताकि वो मैसेजेस किसी के अगर हाथ लग भी गए, तो वो उस कोड को डिकोड ना कर पाएँ। मान लो आप हो, आपने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज सेंड किया है, कोई भी XYZ, तो जिस मीडियम के, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ही आपने मैसेज किया है, तो व्हाट्सएप के पास आपने देखा होगा एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है। वो आपके मैसेजेस को कोडेड फॉर्म में रखता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर हैकर आपके मैसेजेस को अगर पा भी लेता है, तो वो कोडेड लैंग्वेज में होंगे, वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा बिकॉज़ ऑफ एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्स्ट को कोडेड लैंग्वेज में फॉर्म करने का काम किसका होता है? एन्क्रिप्शन का। तो सेम ही एन्क्रिप्शन की टेक्नोलॉजी सिर्फ़ मैसेजेस में नहीं है, ट्रांज़ैक्शंस में भी हैं, ठीक है? और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी आपने सुना होगा। ये भी एक सिक्योरिटी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और डिजिटल सिग्नेचर एक डिजिटल कोड होता है जिसके अंदर एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी लगी होती है, पासवर्ड भी इसके अंदर हमें देना होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स या फिर डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ़ उन लोगों के पास होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, है ना? अगर डिजिटल सिग्नेचर है, दैट मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ वेरिफाइड है, फ्रॉड नहीं है, ओके? और एक होता है SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL सर्टिफिकेट आपने सुना होगा। कोई भी वेबसाइट पे अगर आप एक ऐसा ताला-सा बना देखोगे, यानी कि उस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट है एंड वो वेबसाइट जो है जेन्युइन है, ठीक है? ये होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब आते हैं हम प्राइवेसी कंसर्न्स पे। एक होती है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है कि कोई भी थर्ड पार्टी, अननोन पार्टी हमारी चीज़ों को हैक कर लेती है, हमारे डेटा को, हमारे पर्सनल डेटा को, हमारे कंप्यूटर को, सिस्टम को। जैसे मान लो कोई भी थर्ड पार्टी है, उसने मेरे कंप्यूटर को या फिर मेरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, और मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो वो देख सकता है कि मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में क्या-क्या चीज़ें हैं। क्या पता उसके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाए जो कि उसको पैसा दे दे, है ना? तो ये सब चीज़ होती है। मालवेयर क्या होता है?
मालवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉमन टाइप के मालवेयर होते हैं वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस चला जाता है ना, तो हार्डवेयर के अंदर की फाइल्स वो डिलीट कर देता है वो वायरस, ठीक है। और स्पाईवेयर जो है हमारे अगर हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ गया तो हमारे कंप्यूटर का डाटा जो है वो स्पाईवेयर ले जाता है, ओके। अब डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और डाटा प्रिवेसी। अगर डेटा प्रोटेक्शन मतलब हमारे डाटा की प्रोटेक्शन जो भी हमारे कंप्यूटर में है, तो यानी कि ये चीज़ जो है डाटा प्राइवेसी वो हमारे डाटा को प्राइवेट करती है, प्राइवेसी करती है। किसी भी थर्ड पार्टी, अननोन पार्टी या फिर हैकर्स के हाथ में वो डाटा नहीं लग सकता अगर आपके पास डाटा प्राइवेसी है तो, ठीक है। एनोनिमिटी क्या होती है कि वो उस यूज़र की पहचान, आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना या फिर मास्क्ड रखना दूसरे एप्लीकेशन से, इसको एनोनिमिटी कहते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर क्या होते हैं? ये कुछ लीगल कानूनी राइट्स होते हैं या फिर प्रिविलेजेस या फिर बेनिफिट्स एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जिसने कुछ नया क्रिएट किया हो। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई महान इन्वेंशन कर दी है और मैं उस इन्वेंशन की ओनर हूँ, तो मुझे सरकार के द्वारा कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएँगे कि कुछ सालों तक मैं ये प्रोडक्ट कोई और चुरा नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता। और जितना भी प्रॉफ़िट आएगा वो आपके हाथ में होगा, ठीक है? आपके काम का। सो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक तरीके से पेटेंट भी कह सकते हो आप। ये लिटरेचर, म्यूज़िक, इन्वेंशन इन फॉर्म में हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है, एक इन्वेंटर जिसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं कि उसके इन्वेंशन के खिलाफ कोई मिसयूज़ ना कर पाए, उसका कोई कॉपी ना कर ले या फिर उसी कॉपीज़ बना-बना के कोई बेच ना सके, तो इसलिए उसको राइट्स मिले होते हैं। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो वो पर्सन जिसको राइट्स मिले हुए हैं वो उसके ऊपर कड़ा एक्शन ले सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो इन एरियाज़ में हो सकते हैं आपको पेटेंट या फिर आईपीआर मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज़, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक्स, साइंटिफिक वर्क, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट, सर्विस मार्क्स, ट्रेडमार्क्स, कमर्शियल नेम्स, डेजिग्नेशन और भी दूसरे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फील्ड, है ना? और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काफ़ी तरीके के हैं जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, है ना? सो ये सारी चीज़ें होती हैं आईपीआर। बात करते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। ये एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है? बायर और सेलर नहीं मतलब जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, उसके हाथ में पूरे राइट्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के। अगर वो राइट्स किसी को दे देता है जैसे कि बायर को दे देता है, परचेज़र को दे देता है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है? यहाँ पर देखो एग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइसेंसर के बीच में जिसके पास लाइसेंस होता है और द परचेज़र कि कौन परचेज़ कर रहा है ना? परचेज़िंग राइट्स के थ्रू और सॉफ्टवेयर को वो किस तरीके से यूज़ कर सकता है और जब एग्रीमेंट ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये होता है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, है ना? 2-3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप क्लोज़ सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हो। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि सिर्फ़ जिसने बनाया है ना उस सॉफ्टवेयर को, उसी के हाथ में जिसके पास उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है, सिर्फ़ वो ही उसको एक्सेस कर सकता है, वो ही उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है इस तरीके से, ठीक है? जिसके पास लाइसेंस है, वो ही उसको यूज़ करेगा, है ना? तो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है, जिसको आप फ्रीवेयर भी बोल सकते हो। उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, ऑप्शनल फ्री होता है वो और क्लोज़ सोर्स का ही पार्ट है ये, ठीक है? फ्रीडम टू रन प्रोग्राम, हम उस प्रोग्राम को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए। हम उसके सोर्स कोड को पढ़ भी सकते हैं, कैसे वो प्रोग्राम काम कर रहा है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, उसकी कॉपीज़ बना-बना के रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको पब्लिक में इम्प्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हो और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी इसकी कॉपीज़ को देख सकता है, सेल कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, मॉडिफ़ाई कर सकता है इसके कोड को, है ना? अपने यूज़र्स को ये सपोर्ट करता है। जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ माई सीक्वल लैंग्वेज का यूज़ कर रही है, एचटीएमएल का यूज़ कर रही है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ जाता है ना? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है अब ये देखो, इंडिया में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2002 में इम्प्लीमेंट हो गया था और इसमें क्या होता है कि अगर सरकार कोई भी न्यू पॉलिसी लेके आती है ना, तो हर इंसान को, हर इंडियन को ये हक है कि वो सरकार
जो भी कर रही है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाए कि वो एक्चुअल में कर क्या रही है, ठीक है? हर एक सिटीज़न के पास, नागरिक के पास ये जानने का हक है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन से एक्ट्स, कौन सा डिसीज़न ले रही है, क्या चीज़ें वो लेके आ रही है हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब होता है फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इसी के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीआई बना था, है ना? डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड जो है, जिसको आप डिजिटल स्प्लिट भी बोल सकते हो, इसका क्या मतलब है कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो अलग है और जो इंसान के पास इंफॉर्मेशन है वो अलग है। इस फिनोमेनन को देखा गया था 1990s में, ठीक है? कि जो प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एडवोकेसी ग्रुप हैं, इन सबके पास अलग इंफॉर्मेशन है और इंटरनेट पे अलग इंफॉर्मेशन है सेम टॉपिक को लेकर। सो दैट इज़ डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल स्प्लिट, ओके? अच्छा, और देखते हैं नेट इक्विटी क्या होती है? इसको हम इंटरनेट इक्विटी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ भी चीज़ करते हैं, चाहे कम्युनिकेशन है, ईमेल, फॉर्म्स, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, कोई भी चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें हम अच्छे मैनर्स के साथ कम्युनिकेट करें, है ना? नॉन वर्बली भी, ओके? अच्छा, तो ये नेट इक्विटी हो गया। प्लेगरिज्म क्या होता है भई? प्लेगरिज्म मतलब कि आप किसी दूसरे का काम जो है अपने उसको हल्का-फुल्का मॉडिफ़ाई करके या फिर उसको बिल्कुल ही चुरा के आप अपना काम कर रहे हो और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो आप, तो वो होता है प्लेगरिज्म। मतलब किसी दूसरे काम को अपना बताना, है ना? एक ओरिजिनल वर्क को खुद आप अपना बता रहे हो, सो दैट इज़ प्लेगरिज्म, ओके? तो ये होता है, बस इसके बारे में इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एंड आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया है, वो सारा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और उसके बाद ये जो नोट्स है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएँगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।